नमस्कार। सनसेट टीवी के ख़ास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संवाद के इस अंक में हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव जी। इनसे हम जानेंगे कि ई गवर्नेंस के ज़रिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग किस तरह से देश में बदलाव ला रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सनसेट टीवी में। धन्यवाद टीपू साहब। सर, शुरुआत करना चाहूँगा कि जिस तरह से मुंबई में अभी ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है जी, उसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र ही आखिर क्यों चुना गया इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए? ये हमारी एक वार्षिक सालाना कॉन्फ्रेंस है और हम लोग इसको रोटेशन में सारे भारत में ही कराते रहते हैं। अगर आप देखेंगे, इससे पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी, उससे पहले कटरा जम्मू कश्मीर में हुई थी, उससे पहले दक्षिण में हैदराबाद में हुई थी। इस दौरान में पूर्वोत्तर में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी में हो गई। तो ये हम लोग के यहाँ सारे राज्य चाहते हैं कि उनके यहाँ कराया जाए, तो रोटेशन में चलता है। इस बार पश्चिम भारत में होने की बारी थी और जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई ख़ास तौर से एक फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहाँ करने के लिए वहाँ पे काफ़ी अच्छे ई गवर्नेंस के प्रकल्प भी चल रहे हैं। तो उस राज्य का भी अनुग्रह था और देखते हुए कि पश्चिम में करनी ही है, तो हम लोगों ने इस पे विचार किया और ये अनुमोदित भी हो गया। तो दोनों तरफ से होता है, राज्य को भी आगे आना होता है और हम लोग का भी यहाँ पे होता है। और पश्चिम में होना था तो इस तरीके से मुंबई ही सर्वश्रेष्ठ चुना गया। चूँकि देखने में आया है, ये प्रैक्टिस रही है, सरकार ई गवर्नेंस को लेकर काफ़ी गंभीर है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। क्या मकसद है इस अवार्ड सेरेमनी का? देखिए, अवार्ड सेरेमनी ये जो है, हमारे सरकारी अधिकारी जो हैं, अनेक कठिन परिस्थितियों में कहीं कहीं पे भी काम करना पड़ता है, रिमोट ज़िलों में भी काम करना पड़ता है, तो जो उनका जो इनोवेशन होता है उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। तो जो मेनली ये है कि, और इसमें अगर आप देखेंगे ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें हम केंद्र सरकार के भी प्रकल्पों को सेलेक्ट करते हैं, राज्य सरकार के प्रकल्पों को भी लेते हैं, जिला स्तर के प्रकल्पों को भी लेते हैं, इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों के प्रकल्पों को भी लेते हैं। तो मूल उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ जो विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेटिव काम हो रहा है, अगर उसको ना प्रोत्साहन मिले तो लोगों को लगेगा कि शायद मेरे योग्यता का, मेरे मेहनत का आकलन नहीं हुआ। और हर साल करते हैं तो हर साल नए प्रयोग होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट सामने आते हैं। इससे आप देखेंगे, हम प्रशासनिक पब्लिक ग्रीवियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का डिपार्टमेंट है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए बड़ा मतलब कार्यकारी सिद्ध होता है। जैसे इनोवेशन जो होता है ये मतलब सब जगह यूनिफॉर्मली नहीं होता है, कुछ आगे हैं इलाके, कुछ पीछे हैं, कुछ बैकवर्ड इलाकों में इनोवेशन हो रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म हम लोग इसको उपलब्ध कराते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो रेप्लिकेशन है वो प्रक्रिया बड़े पावरफुल मीडियम है इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए। तो जब एक प्रोजेक्ट संकलित हो जाता है और ये मतलब 3-4 प्रक्रियाओं से, 3-4 इवैल्यूएशंस के बाद इस स्टेज तक आता है, जिसको हम कहते हैं कि अब ऑडिट प्रोजेक्ट जो है, तो उसको हम बड़े गर्व के संग बाकी स्टेट्स को, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को बोल सकते हैं कि अब आप इसको रेप्लिकेट करें, तो जो बेनिफिट एक जगह पे आया है वो बाकी जगह भी पहुंचेगा। रिकॉग्निशन तो हो ही रहा है। चूँकि सर, देखने में आया है एक बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा देश भारत, और आपका जो विभाग है DARPG साल भर ये काम करता है, तो चैलेंजेस आपके सामने क्या आते हैं? मेरे पूछने का अर्थ ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या होता है कि आप किन लोगों को आप चयनित करते हैं ताकि उनको उनकी हिस्सेदारी इस अवार्ड में मिल सके? देखिए, हमारा जो प्रक्रिया है बहुत ही मतलब मजबूत फाउंडेशन पे है। हम लोग इसको बेसिकली ई गवर्नेंस के माध्यम से ही कंडक्ट कराते हैं। सबसे पहले नवंबर के आसपास एक विज्ञापन सारे मतलब महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी, पोर्टल्स पे भी निकाला जाता है कि जो मैंने आपको बोला था कि 5 कैटेगरीज़ में होता है कि आप इन 5 कैटेगरीज़ में केंद्र सरकार के प्रकल्प हो गए, राज्य सरकार के हो गए, जिला के हो गए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए। 5वां इस बार रेप्लिकेशन का भी था। तो ये एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि जिसने भी इस समय सीमा के दौरान लगभग 1 साल या 18 महीने के दौरान कोई नया प्रोजेक्ट लाए हैं उसको सबमिट किया जाए। अब इस प्रक्रिया में जब ये एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसके लगभग 1 महीने से लेकर के 45 दिन तक का समय दिया जाता है और इसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं सारे स्टेट से, सारे डिस्ट्रिक्ट से
तो इस बार जैसे 375 आवेदन आए थे, तो 375 प्रोजेक्ट्स ऑफ इनोवेशन, मतलब हम इसमें रूटीन नहीं कर रहे हैं कि चलती हुई स्कीम को ही आप बताएं, इट इज़ एन इनोवेशन समवन हैज़ अंडरटेकन, इसलिए 375 इनोवेशन के हमारे पास क्लेम आए। ये पहली स्टेज है। इसके बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी पहली बैठती है, उसमें करीब 30% हम लोग उसमें से रिव्यू करके निकालते हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो फॉर्म इन्होंने भरा होता है उसमें लगभग अगर 110 मान लिया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसमें से 50% को पूरी की पूरी कमेटी स्क्रीन करने के बाद फिर फील्ड विजिट के लिए भेजा जाता है। इससे हो जाता है अगर 16 अवार्ड हैं तो 1:3 के रेशियो में लगभग 48 प्रोजेक्ट्स हैं, वो फील्ड विजिट करके हर प्रोजेक्ट के लिए 2 अधिकारी भेजे जाते हैं। ये अंडर सेक्रेटरी लेवल के होते हैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से। उनकी रिपोर्ट आती है, उनकी मार्किंग लौट के आती है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी 2 बैठती है, उसका जो टोटल बनता है उसके बाद ये रिकमेंड करती है स्क्रीनिंग कमेटी ज्यूरी कमेटी को, जो कि एकदम अलग कमेटी मेंबर्स हैं। वो ज्यूरी कमेटी का जो फाइनल डिसीजन होता है कि 32 प्रोजेक्ट में से कौन से 16 सर्वश्रेष्ठ हैं, वही इसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो सर कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें 2 दिन का एक तरीके से वर्कशॉप होगा। जी जी। सेशन शायद 5 या 6 सेशन होंगे उसमें। जी। तो किस तरह की चर्चा वहाँ पर होगी और एक जो मैंडेट निकलेगा वहाँ से तो किस तरह के होने की संभावना है, और जो एक तरह से जो चूँकि थीम भी विकसित भारत का इस बार आप लोगों ने लिया है, तो क्या संदेश देने की एक तरीके से संभावना है? देखिए, इस बार का जो थीम है उसी में काफ़ी कुछ हमारा जो उद्देश्य है वो छिपा हुआ है कि विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें 2 टर्म बड़े की हैं कि एक तो है विकसित भारत के लिए ई सर्विस डिलीवरी की बात हम कर रहे हैं, और वो ई सर्विस डिलीवरी बड़ी सामयिक है। सामयिक क्यों है कि अभी रेलिवेंट है कि इसमें हम लोग कह रहे हैं सिक्योर होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। सिक्योर कैसे, अभी भी आप देखेंगे कि हैकिंग की बात आती है, डिजिटल अरेस्ट की बात आती है, तो ई सर्विसेज के संग संग कुछ कुछ नए नए आयाम आ रहे हैं जिससे हमको सिक्योर्ड करना है। अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लोगों का पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सिक्योर्ड होना चाहिए। और सस्टेनेबल इसलिए होना चाहिए कि आगे भी ये निरंतरता रहे। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट चलाया गया और उसमें फिर कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई, या मतलब जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उससे कोई कन्फ्लिक्ट हो। तो सस्टेनेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हुए हम लोगों ने इस बार 6 प्लेनरी सेशन रखे हैं और 6 ब्रेकआउट सेशन रखे हैं। तो जो प्लेनरी सेशन है उनमें थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ। पहला हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर हम लोग इसमें विचार करेंगे। जैसे आपको पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपका आधार लेकर के ONDC हो गया, और तो इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स का बहुत महत्व है। दूसरा है ई सर्विस डिलीवरी का हम लोग आकलन करेंगे कि जो सर्विस क्रिएट करी गई है इसको कैसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं कि आउटरीच और सैचुरेशन, कि जो सर्विस क्रिएट गई है अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठाएं, तभी उसका फ़ायदा है, और सर्विस वहाँ तक पहुँचे भी। क्योंकि देखिए, अब जब पुराना समय था तो एक दफ्तर में एक आदमी को ला करके अगर हम गांव से आते थे तो 2-2, 3-3 दिन का समय जाता था, रोजी रोटी का नुकसान होता था। तो ई सर्विस डिलीवरी का जो बेनिफिट ये है, ट्रांसपेरेंट है, फास्ट है, इकोनॉमिकल है और कॉन्टेक्टलेस है। इसके लिए आपके दफ्तर से दफ्तर नहीं भागना पड़ेगा। तो ये हमारा ई सर्विस डिलीवरी का 2nd सेशन है। 3rd सेशन हम इसको लेकर के अब अपने AI इन गवर्नेंस, चौथा होगा इनोवेशन को लेकर के, और 5वें और 6ठे जो हैं थोड़ा हमारे जो सिक्योरिटी का जो इश्यूज़ आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के, इनको लेकर के है। इसके अलावा राइट टू सर्विसेज के ऊपर भी है। तो काफ़ी व्यापक और एलेबोरेट परिकल्पना करी गई है, और होपफुली बड़ा अच्छा ये 2 दिन होने वाले हैं। लीड स्पीकर्स आ रहे हैं। इसमें आप देखें, केवल ये नहीं है कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन है, पॉलिसी मेकर्स भी होंगे, प्रोफेसर्स हैं IITs के, IIMs के, इसके अलावा इंडस्ट्री के लोग होंगे, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। अगर जो ज़रूरत को देख करके जो उसमें इनोवेशंस हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जिसके ऊपर ये सॉल्यूशंस वर्क करेंगे, वो इंडस्ट्री बना रही है। आपके जो स्टार्टअप्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। तो कुल मिलाकर के बड़ा सामूहिक प्रयास होता है, और हर साल में एक बार होता है, और बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स होता है। सर, देखने में आया है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर के सरकार काफ़ी गंभीर है, और तरह तरह से अलग अलग विभाग इसमें इनिशिएटिव लेते रहे हैं। तो ये जो अवार्ड विनिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इसमें टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है वो इसमें क्या भूमिका अदा करता है? देखिए, इसमें
पहली बात आती है कि टेक्नोलॉजी पे इतना हम लोग फोकस दे क्यों रहे हैं। तो अगर आपको याद हो कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार 15 अगस्त के सेशन में बोला था कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हमारा फोकस हैं, और इस नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में हम लोगों का जो है ई सर्विस डिलीवरी, ये उसका एक क्रिटिकल इंटीग्रल कंपोनेंट है। क्योंकि हम जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि हमको जो मतलब जो सिस्टम से थोड़ा पीछे लोग रह गए हैं, या जहाँ पे आउटरीच का सवाल है, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे सर्विस डिलीवरी इतनी आसान नहीं है। तो ई सर्विस डिलीवरी उसके लिए बड़ा सुलभ और बड़ा पावरफुल मीडियम है ना। इसको लेकर के अब हम अगर आप फिर से एक चीज़ देखें, जो पॉलिसी होती है वो दिशा देना बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री में फिर एक बार आपने याद होगा, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब आपको सेवाएं मैक्सिमाइज़ करनी हैं और जो तंत्र है, अमला तंत्र है, वो मिनिमाइज़ करना है ना। ये बड़ा मतलब पावरफुल है। अब जो तंत्र है या जो आपका जो आप बोल सकते हैं रेड टेप है, उसको कम करने के लिए सबसे आसान तरीका ई गवर्नेंस है ना। तो अब ई गवर्नेंस इसको कैसे सॉल्व करता है, इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे 2018 में हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय सेक्रेटरी साहब के निर्देशन में ये एक नेस्डा का एक प्रकल्प चलाया गया, नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, कि हम कैसे ई सर्विस डिलीवरी को और पावरफुल करें और कैसे इसको कार्यान्वित करें। तो उस वक्त देखा गया कि 56 मैंडेटरी सर्विसेज आइडेंटिफाई करी। अब ये 56 सर्विसेज में बहुत ही बेसिक सर्विस हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया, डेथ रजिस्ट्रेशन हो गया, हेल्थ के केस में अगर कुछ मेडिकल सर्विसेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए, पावर का कनेक्शन चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए। ये मतलब आप देखें हर किसी को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही है, और इसको देने वाली एजेंसी बहुत मतलब व्यापक हैं। कहीं पे म्यूनसिपैलिटी दे रही है, कहीं पे ग्राम पंचायत दे रही है, कहीं पे एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रहा है। तो इन सर्विसेज को लिंक करके पहले मतलब थोड़ा सा प्रयास किया गया, क्योंकि ई सर्विसेज तो पहले से थी, आज हमारे 27वां एडिशन होगा, लेकिन इसको कैसे पिछले 5 से 10 सालों के बीच में व्यापक किया गया, मैं उस यात्रा की बात कर रहा हूँ। उस वक्त लगभग हमारे पास 800 ई सर्विसेज मैंडेटरी निकल के आई थी जब पहले आकलन हुआ। आज की तारीख में वो मैंडेटरी सर्विसेज ही 16 हो गई हैं, मतलब 100% के आसपास ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये देखा गया कि हम मैंडेटरी का जो स्कोप है उसको क्यों ना बढ़ाया जाए, हम उन 56 तक ही क्यों सीमित की जाएँ। तो बात की गई टोटल ई सर्विस डिलीवरी की। टोटल ई सर्विस डिलीवरी में आपको जान करके खुशी होगी, आज की तारीख में 16,500 ई सर्विस डिलीवरी की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग मॉनिटर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये जो ग्रोथ है ये मतलब लीनियर ग्रोथ नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और इससे आप सोचिए कितने लोगों के पास ये सर्विसेज पहुंच रही हैं। या आपको भी याद होगा कि एक समय में अगर बोर्ड की परीक्षा का फॉर्म भरना होता था तो लाइन में लगना होता था, एग्ज़ाम देना होता था तो लाइन लगना होता था, बैंक के लिए लाइन में लगना होता था। तो आज तो सब लगभग सब कुछ ही तो डिजिटल और ऑनलाइन हो गया है। तो सर, चूँकि ई गवर्नेंस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, तो DRPG भविष्य की अगर मैं बात करूं तो इसके वॉल्यूम को लेकर के, ख़ासकर इसकी सेवाएं जैसे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की आपने बात की, तो किस तरह की स्ट्रेटजी DRPG बना रहा है अभी? जी, हमारी ये 2-3 लेवल की स्ट्रेटजी है। एक तो ये है कि जब ई सर्विसेज शुरू हुई थी तो सर्विस बना देना ही एक अपने आप में एंड होता था, लेकिन फिर उसके संग सिस्टम मैच्योर होता है। तो आज की तारीख में जो इसकी लेवल है वो ये है कि आप जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं इसमें ईज़ ऑफ यूज़र, जो उसको यूज़ कर रहा है उसको आराम से मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि सर्विस ढूंढने के लिए वेबसाइट पे भटकना पड़े और पता ना लगे मैं जेन्युइन वेबसाइट पे हूँ कि अलग हूँ। तो इसके लिए आज की तारीख में बहुत फोकस दिया जा रहा है यूनिफाइड सर्विस पोर्टल, कि अगर एक राज्य है उसकी सारी अगर 800 या 900 सर्विस हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, सिंगल स्टॉप शॉप। तो आज की तारीख में 4 स्टेट्स हैं जो 100% सर्विसेज अपनी यूनिफाइड पोर्टल्स पे दे रहे हैं, मतलब भटकना नहीं पड़ेगा। वेबसाइट अलग अलग डिपार्टमेंट की, आपको ये देखना होगा कि मतलब 50 से 60 अलग डिपार्टमेंट हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, मतलब इतने वेरिड एजेंसीज़ की सर्विसेज को एक जगह पे लाया जाए जिससे उस राज्य के जो निवासी हैं उनको एक जगह पे ही जाना पड़े। ये एक बड़ी मतलब हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं। इसकी हम निरंतर हर मंथली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं, और जैसे मैंने कहा 4 स्टेट्स 100% दे रहे हैं, 6 और हैं जो 90 से 100 के बीच में हैं। इस तरीके से हर स्टेट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग करी जाती है और कंटिन्यूसली की जाती है। दूसरा ये है कि जो इलाके आज भी देखिए कुछ मतलब होते हैं कि अग्र जो फॉरवर्ड मूविंग होते हैं, कुछ थोड़े पीछे रहते हैं, स्टार्ट लेट हुआ, असुविधाएं थीं ट्रेनिंग तक पहुंचने में,
तो हम सेकंड है जो हमारे जो इलाके थोड़े पीछे हैं उनके ऊपर एक फोकस करके किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट पे क्योंकि हम जब सैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो केवल नंबर की बात नहीं है, आज की तारीख में हम फोकस सैचुरेशन पे है कि अगर 56 मैंडेटरी है तो 100% सैचुरेशन होना चाहिए, मतलब सारे स्टेट 56 के 56 सर्विस को दें। और सैचुरेशन के ऊपर फोकस हो रहा है, जो थोड़े पीछे रह गए हैं उनके डेडिकेटेड स्पेसिफिक उनको, इसके वजह से अभी एक नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक एक कॉन्फ्रेंस करने का विचार चल रहा है कि वहाँ पे भी, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारा ई ऑफिस एक प्रकल्प था जो चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स अभी नए इस डिपार्टमेंट के थ्रू उनमें वो मतलब इम्प्लीमेंट होगा। तो बड़ा मतलब फोकस स्पेसिफिक प्रयास हो रहे हैं। सर आजकल चूँकि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, चैट GPT की बात हो रही है, तमाम विभाग अपने यहाँ AI का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सरकार अपने सिस्टम में किस तरह से इसका उपयोग बेहतर से बेहतर कर सके, इसके लिए कोई उदाहरण आपके पास मौजूद है? मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर समझा सकता हूँ। देखिए, सर्विस डिलीवरी, स्पेशली ई सर्विस डिलीवरी का एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण अंग होता है, वो है ग्रीवियंस रिड्रेसल। कि अगर किसी ने, कंज्यूमर ने एक सर्विस का आवेदन किया और उनको सर्विस नहीं मिली या उनको लगा ठीक तरीके से नहीं मिली, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी शिकायत दर्ज करने का प्रावधान होना चाहिए। और शिकायत अपने आप में दर्ज करना लक्ष्य नहीं है, बात यह है उसका निस्तारण भी होना चाहिए, हमको पता चलना चाहिए उसका अंजाम क्या हुआ। तो ये जो CP ग्राम्स है, जब ये हमारा जो पोर्टल है हमारे डिपार्टमेंट का, जिस समय में शुरू हुआ था तो एवरेज एक कंप्लेंट का जो डिस्पोजल टाइम था 60 दिन से ऊपर था। अभी आज की तारीख में एवरेज टाइम घट करके 16 दिन आ चुका है। मतलब 16 दिन का मतलब है कि हो सकता है कोई 3 दिन में भी हो रहे हो, कोई कुछ दिन उससे ज़्यादा भी हो रहा है, पर 16 दिन इज़ द एवरेज। अब CP ग्राम्स हैविली AI सपोर्टेड हम लोगों का पोर्टल है। जो इसमें AI कैसे काम करते हैं, देखिए 27 भाषाओं से इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। जो कंप्लेनेंट हैं वो ग्रामीण इलाके से हो सकते हैं, अशिक्षित भी हो सकते हैं, तो उनको उनकी भाषा में, उनके भाषा के हिसाब से कंप्लेंट देने की सुविधा देनी चाहिए। तो वो जो है किसी भी भाषा में करेंगे, अब इसका भाषणी से इंटीग्रेशन हो रहा है, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट होकर के सिस्टम खुद AI से उसको सेग्रीगेट करता है। क्योंकि पहले अगर आप देखें प्रक्रिया कैसे होती थी, एक जगह अगर कंप्लेंट आती थी तो अगर केंद्र में आए तो राज्य में भेजा जाता था, या राज्य से जिले में जाती थी, जिले से ब्लॉक में जाती थी, ब्लॉक से ग्राम पंचायत में जाती थी। मतलब इतने टीयर्स लगते थे कि पहुँचते पहुँचते कंप्लेंट 1.5 महीने पुरानी हो जाती थी, और वो भी राइट टेबल तक पहुँचने की बात है। आज की तारीख में है कि सिस्टम उसको खुद एवेल्युएट करता है बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, बेस्ड ऑन सेंसिटिव वर्ड्स, कि ये अगर किसी ने करप्शन को लेकर के कुछ बोला है, किसी ने मतलब अपने जान के भय को लेकर के बोला है, तो सिस्टम उन वर्ड्स को रीड कर लेता है। रीड करने के बाद नॉट नेसेसरली एग्जैक्ट मैच हो, मतलब उससे मैचिंग भी हो तो भी सिस्टम इंटरप्रेट कर लेता है कि ये इस तरह की शिकायत है, उस तरीके से उसको सेग्रीगेट कर देता है। उसके बाद फिर उसके डिपार्टमेंट से लिंक कर देता है। हम लोगों का इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का मतलब कॉन्सेप्ट है। 1 लाख से ज़्यादा ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अल्टीमेटली गवर्नमेंट के तो सब जगह ही में अधिकारी हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए किसके पास जाना है, ये किसको देखना है। और इसको लिंक किया गया है कंप्लेनेंट के पिन कोड से। तो अगर पिन कोड किसी सुदूर इलाके का भी है और उस हमारे पास उस दफ्तर का पता मालूम है, तो उसके GRO से वो लिंक हो रखा है। तो हम लोग करके इसको देखते हैं कि संग का संग वो GRO जो उस सुदूर लास्ट माइल पे हैं, उनके पास वो कंप्लेंट लैंड करती है वेरी फास्ट। मतलब इसको करने में जो महीने लगते थे, अब वो सिस्टम से इमीडिएटली जिस दिन लॉगिन होगा उसी दिन वो वहाँ पे पहुँच जाएगी। और इसके संग देखिए, अगर वो ये बात है, अगर सेंसिटिव मैटर है तो उनको पता लग जाता है कि इसके लिए मेरा समय का जो रेजोल्यूशन का टाइम है, आपको याद होगा कि RTS के अंदर में कहीं कहीं पे ये बताए गए थे कि किस सर्विस के लिए कितना कितना टाइमलाइन है। तो इसके अंतर्गत उनको पता लगता है कि ये सेंसिटिव मैटर है, मेरे को इतने दिन में करके देना है। और अगर वो नहीं भी होता है तो भी एस्केलेशन ऑटोमेटिक करने का भी हम लोग इसमें सिस्टम ला रहे हैं। तो इससे आप सोचिए कि टोटली सिस्टम ड्रिवन है। अगर इसके लिए अगर हम मैन पावर देते तो एक तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, शायद उसमें इतनी एक्यूरेट मैपिंग भी ना हो पाती। तो जहाँ पे AI खुद उसको ड्राइव कर रहा है, मेरे ख्याल से इससे अच्छा उदाहरण कम ही मिलेंगे, और हर डिपार्टमेंट में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता सकता था। तो सर, इन तमाम चीज़ों से आपको, आपके नज़रिए से
क्या लगता है कि आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया होगा? और आमतौर पे ये देखा जाता था कि सरकारी कार्यालयों तक जो लोगों की पहुंच इतनी कठिन हुआ करती थी, वो किस तरह से आसान हुई है और कैसे सुलभ हुई है? देखिए, आम नागरिक को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप खुद देखें कि एक समय में जब हम लोग पढ़ाई करा करते थे तो अच्छी पुस्तकों को मिलने के लिए ढूंढते रहते थे। आज मतलब ई सर्विसेज के माध्यम से हमने कोविड के दौरान में देखा, यूनिवर्सिटीज़ ने पूरे के पूरे अपने कोर्सेज करिकुलम सारे इस पे करे। हेल्थ केयर में सारा का सारा हो सिस्टम, रजिस्ट्रेशन से लेकर के अपनी रिपोर्ट तक डाउनलोड करने का। एग्ज़ाम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो जब हम लोग आज से 15-20 साल पहले देखते थे तो ये तो काल्पनिक सा लगता है ना, और आज की तारीख में इतने फास्ट स्पीड से हो रहा है। इट इज़ ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। मतलब आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन का पढ़ा होगा, वाइट का पढ़ा होगा, लेकिन जो ई गवर्नेंस में जो साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसको अभी रियलाइजेशन में भी लोगों को समय लग रहा है, क्योंकि इतना फास्ट रिवॉल्यूशन है ये। तो पब्लिक को तो बहुत फ़ायदा है। हाँ, बात यह है कि आप अगर बोलें कि लास्ट माइल तक जो यूज़र है उसको एजुकेट करने में समय लगेगा, तो उसके लिए भी तरीके अपनाए गए हैं। सिटीज़न सर्विसेज सेंटर खोले गए हैं, तो उससे फ़ायदा ये है कि वहाँ पे स्थानीय युवकों को रोज़गार भी मिल रहा है, और जिसको अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी है या उसको पहुँचाना है, उसको वहाँ पे कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। अपने ही गाँव में बैठ करके उनकी एक कंप्लेंट लॉग करना पोर्टल में, क्योंकि अब हमारे मोबाइल सर्विसेज वगैरह हैं, जो डेटा है सब जगह उपलब्ध है। हम ONDC की बात करते हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ की जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट करने के लिए वो पोर्टल कर रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इसकी तो उपयोगिता है। सर, आखिरी सवाल ये है कि डिजिटल इंडिया मिशन जी, जिसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी, और प्रधानमंत्री साहब ने इसको बहुत ही जोश के साथ में इस को लॉन्च किया था। 9 साल हो गए हैं। अभी आपके नज़रिए से इसको आप किस स्थिति में पाते हैं? देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन की बैकबोन पे ही ये सारा का सारा सिस्टम ग्रो किया है ना। इसके जितने भी महत्वपूर्ण अंग थे कि आपको पहले मतलब फास्ट, एक तो हुआ प्रोसेस को लेकर के हो गया, दूसरा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, ये सारा का सारा उससे जुड़ा हुआ है। पूरे के पूरे प्रोसेस, फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी रिफॉर्म्स, अब उसी में लेकर के अगर आप इसका एक अंग देखें कि हम लोग जो अपने आंतरिक प्रोसेस को, फास्ट डिसीजन मेकिंग की बात थी, इसको हम लोग डीलेयरिंग करने की बात करते हैं। ई ऑफिस में हम लोग मॉनिटर करते हैं कि पहले 8 या 9 लेवल में एक फाइल मूव करती थी, फिर इसके ऊपर डिसीजन किया गया कि 4 लेवल में किया जाएगा। तो ये सरकार का ही डिसीजन है कि 4 लेवल में करना चाहिए। आज की तारीख में डीलेयरिंग में अगर आप फाइल में देखेंगे, हमारा ई ऑफिस का डेटा बताता है, और ये डेटा 40 लाख फाइल्स के ऊपर आ रहा है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू 1 और 2 डिपार्टमेंट और फ्यू फाइल्स। तो हम लोगों का डिसीजन मेकिंग 4 लेवल पे आ चुका है। कभी 4.11 आता है, कोई 4.09 आता है, कभी 3.91 आता है। जहाँ पहले 8 लेवल में एक फ़ाइल जाती थी, तो उसके लिए प्रोसेस रिफॉर्म्स किए गए, है ना, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि आपको रिपोर्टिंग चैनल छोटे किए गए, और इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा आ गई है। पहले होता था अगर किसी की टेबल पे फाइल पड़ी हुई है फिजिकल मोड में, तो आप खोज नहीं सकते थे कि वो कंप्लेंट कहाँ है या एप्लीकेशन कहाँ है। यहाँ आज की तारीख में आते साथ ही कंप्लेंट यह है, पिटीशन जो डिजिटाइज की जाती है। आपको जान के खुशी होगा कि हम मंथली मॉनिटर करते हैं। आज की तारीख में भारत सरकार में जितने भी चिट्ठियाँ या आवेदन आ रहे हैं, उनमें से 95% से ज़्यादा डिजिटाइज करे जाते हैं। बाकी आप बोलेंगे 3-4% क्यों नहीं हुए, तो हो सकता है डुप्लीकेट हों, है ना, अननेम्ड हो। तो डिजिटाइज होने से क्या होता है, वो सीधे ट्रैकिंग में आपका सिस्टम में आ चुका है। कॉन्फिडेंशियल को छोड़ सकते हैं उसमें अगर पेपर फाइल हो, लेकिन ये डिजिटाइज होने के बाद वो हमारे हर चीज़ में उसकी हमारे पास ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, और पाने से लेकर शेष होने तक, मतलब इट इज़ ऑल ट्रांसपेरेंट एंटायर प्रोसेस उसका। और इसी का एक उदाहरण मैंने आपको CP क्लेम्स दिया कि जो कंप्लेनेंट है वो भी देख रहा है कि मेरी चीज़ आज कहाँ तक पहुँची हुई है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय सनसेट टीवी को दिया। तो DRPG का साफ मानना है और पूरी कोशिश है कि जो सुशासन है वो देश के कोने कोने तक पहुँचे, और ख़ासकर जो वो इलाके, जैसा आपने सुना कि जो इसकी पहुँच से दूर हैं, उनको भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल सके। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।